बाय वन देखते हैं। अब सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है लाइफ प्रोसेसेस, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पे लिखा है, लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस दैट कीप एन ऑर्गेनिज्म एलाइव। एक इंसान को या एक लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए जो भी उसकी बॉडी में फंक्शंस होती हैं, जो भी उसकी बॉडी में काम होते हैं, उनको हम कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। एक लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए, एक लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए उसकी बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, उनको हम कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और दूसरी बात, इन बेसिक फंक्शंस के बगैर, मिसाल के एक लिविंग थिंग में सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, अब ब्रीदिंग होती है, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है। अब ये बेसिक फंक्शंस है, वो इन बेसिक फंक्शंस के बगैर एक ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। अब यहाँ पे वो लिखा भी है, विदाउट दीज फंक्शंस ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। इन बेसिक फंक्शंस के बगैर एक लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता है। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको बताया, इनकी एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रिशन। अगर एक ऑर्गेनिज्म कोई खाएगा नहीं, अपना गुज़ा नहीं हासिल कर सकेगा, दैट मीन्स वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो ज़िंदा नहीं रह सकता है। रेस्पिरेशन नहीं करेगा, एक ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता है। एक्सक्रीशन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। रिप्रोडक्शन के ज़रिए तो उसकी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। ओके, वो तो पूरी वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, अब दैट मीन्स जितने भी काम, जितने भी प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, उनको हम कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब देखो लाइफ प्रोसेसेस जो हैं, लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, ग्रोथ है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है और एक्सक्रीशन है। दीज आर द बेसिक फंक्शंस टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। एक ये वो फंक्शंस हैं जिनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। अगर ये फंक्शंस ना हो तो एक ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। ओके, अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, न्यूट्रिशन क्या होती है और न्यूट्रेंट क्या होता है। अब देखो न्यूट्रिशन जो है ना, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड, वो प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म गुज़ा हासिल करता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड, गुज़ा हासिल करने की प्रोसेस। और उस गुज़ा को जब हासिल किया जाएगा उसके बाद उससे क्या होगा, और उसको यूज़ किया जाएगा। किस लिए यूज़ किया जाएगा, टू ऑब्टेन एनर्जी। उसको किस लिए यूज़ किया जाएगा, एनर्जी हासिल करने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आया। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड, एनर्जी वो प्रोसेस जिससे हम गुज़ा हासिल करते हैं, और उस गुज़ा हासिल और उससे क्या करते हैं, और उसको क्या, उससे क्या होता है, तो के मतलब किस लिए गुज़ा हासिल करते हैं, किस लिए गुज़ा खाते हैं, टू ऑब्टेन एनर्जी, ताकि हमें क्या मिले, ताकि हमें एनर्जी मिले। ओके, और हमारी लाइफ जो है ना बरकरार चलती रहे। ओके, अब न्यूट्रेंट क्या होता है, ज़रा न्यूट्रेंट को समझते हैं। न्यूट्रेंट को समझ जाने से पहले यहाँ आप देखें मैं क्या लिख रहा हूँ। आप मानो हमने कोई भी फूड खाया, फूड में क्या क्या थे, फूड में थे कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, फूड में थे प्रोटीन्स, फूड में थे फैट्स, ये फैट्स थे, उसमें विटामिन थे। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज आर व्हाट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एक मतलब एक गुज़ा में जो कंपोनेंट्स हैं, एक गुज़ा में जो मतलब जो चीज़ें पाई जाती हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रेंट्स कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम आगे चलते हैं। पहले इसको एक बार इरेज कर देते हैं। अब देखिए आप, ये नहीं हुआ इरे, ये तो सिलेक्ट करना था। एक मिनट, पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद इरेज ऑल है ऑल। ओके, ये तो होता ही नहीं है। एक मिनट, वन प्लीज वेट, इरेजर स्ट्रोक। चलो इसको सिलेक्ट ही कर लेते हैं, ये तो सिलेक्ट भी नहीं हो। ये हो गया सिलेक्ट और ये हो गया डिलीट। ओके, अब न्यूट्रेंट जो है ना, न्यूट्रेंट क्या होता है, न्यूट्रेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, जैसे कि आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या, प्रोटीन जो है, मिनरल्स, वाटर, रफेज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिशन जो है ना, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के टाइप्स। न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद बना सकता है, और हिटेरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन
वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद नहीं बना सकता है। ओके, अब हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स, सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना गुज़ा हासिल करें। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म मतलब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना गुज़ा हासिल करे। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को इंजेस्ट करता है, फिर डाइजेस्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब। अब दोबारा एक बार समझो, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद बना सकता है और हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद नहीं बना सकता है। अब सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, ये भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, मगर वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये भी हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मगर वो हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना गुज़ा हासिल कर लेता है। और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना गुज़ा हासिल करता है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड खा लेता है, उसको इंजेस्ट कर लेता है, फिर डाइजेस्ट कर लेता है, फिर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उससे उसको एनर्जी मिलती है। ओके, अब चलते हैं आगे, एक एक को बड़ी डिटेल में समझते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या हैं। अब देखें, सबसे पहला टाइप जो यहाँ पे है, हमने अभी पढ़ा ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद बनाता है। किस किस का यूज़ करके? सनलाइट का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके। ओके, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद बनाए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ऐसा कौन करते हैं? ऐसा करते हैं ग्रीन प्लांट्स और एल्गी। ग्रीन प्लांट्स और एल्गी अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। ओके, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो भी अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। अब स्पेशल टाइप यहाँ पे क्या है? एक ऑर्गेनिज्म ने अपना गुज़ा खुद बनाया। अब वो तो दो तरीकों से अपना गुज़ा बना सकता है, या तो उसने फोटोसिंथेसिस की है, या तो उसने कीमोसिंथेसिस की है। बात को समझने की कोशिश करो प्लीज़। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपने लिए खुद गुज़ा बनाया है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है, तो उसमें उसने या तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपना गुज़ा बनाया होगा, या तो उसने अपना गुज़ा कीमोसिंथेसिस के ज़रिए से बनाया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में गुज़ा बनता है मगर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की मदद से बनता है। और कीमोसिंथेसिस में गुज़ा बनता है अपने लिए, और किसकी मदद से बनता है? केमिकल्स का यूज़ करके बनता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखें आगे, ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ मैंने बताया या तो फोटोसिंथेसिस से बनेगा गुज़ा, या तो कीमोसिंथेसिस से बनेगा। अब फोटोसिंथेसिस जो है ना, फोटोसिंथेसिस के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है वो पहले समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एक ऑर्गेन मतलब प्लांट, ये फोटोसिंथेसिस तो यहाँ प्लांट्स में होती है, एल्गी में होती है। अब वहाँ पे होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है और वाटर का यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं मगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वहाँ पे क्या देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्या बनाया उसने बनाया ग्लूकोज। क्या बनाया? ग्लूकोज, C6H12O6। दिस इज द फूड। ये फूड है जो कि प्लांट यूज भी करता है और स्टोर भी करता है। ओके, आप देखो, और क्या वहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट बनेगा, मतलब वहाँ पे बनना चाहिए था वो ये फूड, ये तो बन चुका है। इसके अलावा वहाँ पे बनेगा ऑक्सीजन जो कि प्लांट क्या करेगा? प्लांट रिलीज कर देगा। ओके, अब देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, दोबारा एक बार समझो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और वहाँ पे बनता है ग्लूकोज और बनता है ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है ना, दैट इज C6H12O6, और ऑक्सीजन 6 टाइम्स ऑक्सीजन बनेगा, और वो ऑक्सीजन प्लांट एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर देगा। ओके, अब यहाँ पे लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ ये फोटोसिंथेसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसके बाद प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये देखो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एक ग्लूकोज में, एक ऑक्सीजन में। ग्लूकोज और ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कीमोसिंथेसिस। अब कीमोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलते हैं आपस में। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन सल्फाइड मिलते हैं, और वहाँ पे बनता क्या है? वहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ये तो यहाँ पे गलत लिखा है। अब यहाँ पे बनना क्या चाहिए? यहाँ पे बनना चाहिए C6H12O6, ये ग्लूकोज।
अब उसके और बनता है 4 टाइम्स सल्फर और 3 टाइम्स वाटर बनता है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जैसे लिखा है इन सर्टन बैक्टीरिया कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और केमिकल। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये केमिकल है। अब इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में, सल्फर में और वाटर में। ये देखो ये ग्लूकोज है, ये सल्फर है और ये वाटर है। अब दिस इज अ क्यूमोसिंथेसिस और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में होता है और सल्फर बैक्टीरिया में होता है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो ऑटोट्रॉपिक मूड यहाँ पे खत्म हो जाता है और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, या ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं या प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। यहाँ पे आप कॉलम करके ऑटोट्रॉप्स भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखेंगे हिटेरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। हिटेरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद नहीं बना सकता है बल्कि दूसरों पे डिपेंड होता है। जैसे एनिमल्स दूसरों पे डिपेंड होते हैं, फंगाई दूसरों पे डिपेंड होती है, ह्यूमन्स दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ हिटेरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। हिटेरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या है। सबसे पहला टाइप है होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म खा लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है किस चीज़ को, सॉलिड फूड को। देखो सॉलिड फूड को खा लेता है, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, फिर वहाँ से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को यूज़ करता है। आपको समझ आया। ओके, जैसे कि ह्यूमनस है, लाइन है, काउ है। ह्यूमनस जैसे खाना खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर वहाँ वो एब्जॉर्ब होता है, फिर वहाँ से एनर्जी निकलती है ना। अब सेप्रोफिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म मरे हुए और सड़ी हुई चीज़ों पे पलता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, फंगाई है और सम बैक्टीरिया। फंगाई जो है ना ये मरी हुई और सड़ी हुई चीज़ों पे पलती हैं, उन्हीं को खाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए आप पैरासाइटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये आप मानो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं ये होस्ट है। क्या है ये, होस्ट। एक होस्ट के ऊपर क्या आ जाता है, एक होस्ट के ऊपर छोटा सा पैरासाइट आ जाता है। क्या आ जाता है, ये भी देखो एक मिनट, ये तो लाइन गलती पड़ी यहाँ पे। अब ये छोटा सा पैरासाइट इसके ऊपर आ गया। अब ये पैरासाइट ये भी लिविंग है, ये पैरासाइट भी लिविंग है और ये होस्ट भी लिविंग है। ये पैरासाइट अपना गुज़ा इस होस्ट से हासिल करेगा और उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ओके, अब इस मूड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। ओके, जैसे कि टैप वर्म होता है, लाइस होती है, प्लाज्मोडियम होते हैं, ये तीनों पैरासाइट हैं और पैरासाइटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन के जरिए से अपना गुज़ा हासिल कर लेते हैं। अब दूसरा क्या है, सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो रहते हैं टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की क्या कर देते हैं, मदद कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। जैसे कि लाइकनस में क्या होता है, एल्गी और फंगाई जो है ना ये आपस में मिलते हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस के जरिए से फूड बनाता है और फंगाई जो है ना ये इसको शेल्टर दे देता है। दैट मीन्स इन दोनों की गहरी दोस्ती है और इस गहरी दोस्ती से एक नया स्पीशीज़ बनता है। कौन, लाइकनस बनता है। या बैक्टीरिया इन काउ स्टोमक, बैक्टीरिया पाया जाता है काउ के स्टोमक में, वहाँ पे वो उसको डाइजेशन में मदद करता है और स्टोमक उसको वहाँ पे उसको शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है। अब दिस इज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों को फ़ायदा हो सकता है, या किसी एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा। ओके, अब उसके बाद आगे चलेंगे। अब टाइप्स ऑफ हिटेरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि अभी मैंने आपको पढ़ा है कि सेप्रोफिटिक मूड या सेप्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद पैरासाइटिक और होलोजोइक तो हमने अभी डिटेल में पढ़ा। अब चलते हैं आगे हमारे टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है। देखो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, सबसे पहले ये गुज़ा खाते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद उससे एनर्जी निकलती है जिसको यूज़ किया जाता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब इसमें जनरली ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन होती है ये होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे इसके साथ ये पॉइंट ऐड कर लेना, ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन होती है वो होलोजोइक होती है। होलोजोइक मूड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमंस में पाया जाता है। अब इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। अब देखें एक एक को बड़े ध्यान से समझते हैं। इंजेशन मतलब फूड उठाना और अपने मुंह में डालना, दिस इज द इंजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना कम्प्लेक्स फूड की ब्रेक डाउन करना और बनाना क्या, सिंपल फूड वहाँ से बनाना, सिंपल एंड सोलेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना, दिस इज डाइजेशन। उसके बाद जब वो सिंपल और सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है उसके बाद हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स कुछ ऐसे होते हैं इस तरह के, अब आप देख सकते हैं।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में छोटे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। अब इन विलाई का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस डाइजेस्टेड फूड को। अब और वो कहाँ पहुँच जाता है फूड, अब वो ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है। ओके, अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जब ब्लड स्ट्रीम में फूड पहुंच चुका है, अब हमारी सेल्स जो है ना वो उस एब्जॉर्ब्ड फूड को यूज़ करेंगे किस किस के लिए, एनर्जी के लिए, नई सेल मतलब नई सेल्स बनाने के लिए, रिपेयर होने के लिए, अगर कोई सेल रिपेयर करनी है, कोई टिश्यू रिपेयर करना है, उसके लिए वो एनर्जी यूज़ होगी वहाँ पे। उसके बाद एसिमिलेशन के बाद भी, मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद जब पूरा एब्जॉर्ब हुआ, अब वहाँ पे जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसको बॉडी से रिमूव किया जाएगा और इस प्रोसेस को ऐसे ये इजेशन कहा जाता है। अब इसी के साथ एब्जॉर्ब ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स ख़त्म। न्यूट्रिशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। अब नई स्लाइड पे चलते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका काम क्या होता है, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे ये टॉपिक भी। आप देखें आप, हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब माउथ, सबसे पहले डाइजेशन का काम माउथ से स्टार्ट होता है। अब माउथ जो है ना, माउथ में सबसे पहले टीथ पाए जाते हैं, टंग पाई जाते हैं और इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से निकलता क्या है, जहाँ से सलाइवा निकलता है। अब चलो देखते हैं, ये टीथ जो है ना, टीथ, अब टीथ का काम होता है च्यू फूड, क्या करना, फूड को चिबाना। ओके, आप देखो ठीक है। उसके बाद टंग जो है ना, टंग का काम होता है मिक्सिस फूड विथ सलाइवा, फूड के साथ सलाइवा मिला लेना और इसको सिबेलोइंग में मदद करना, निगलने में मदद करना फूड को। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। उस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। और ये सलाइवरी एमाइलेज को अगर फूड में स्टार्च पाया जाए, उस स्टार्च को मेल्टोस में कन्वर्ट करने का काम यही एंजाइम करता है। इस एंजाइम का काम होता है ये। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो मतलब स्टार्च को शुगर में या माल्टोस में कन्वर्ट करने का काम यही कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज, और ये मुंह में सलाइवा में पाया जाता है। अब देखो दूसरा ऑर्गन यहाँ पे, दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस जो है ना, ये देखो आप, ईसोफेगस यहाँ आप कह सकते हैं फूड पाइप। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फूड को माउथ से उठा लेना और स्टमक में पहुँचा देना, बस इतना ही काम होता है इसका, ईसोफेगस का या फूड पाइप का। आप देखो इसका काम पुशेस स्टीवर्ड फूड इनटू द स्टोमक, मगर ये फूड जो आता है ना बाय पेरिस्टाल्सिस आता है। पेरिस्टाल्सिस मतलब आप कह सकते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आप मानो हमारा फूड ये ऐसा नहीं होता है कि ये हमारा ये इसोफेगस है और यहाँ से फूड गिरेगा द्रज द्रज नीचे यहाँ गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये इस तरह के एक पर्टिकुलर मूवमेंट के ज़रिए से आता है। एक इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं और आराम से फूड को कहाँ पहुँचा देता है, स्टोमक में पहुँचा देता है। अब उसके बाद स्टोमक में जब फूड पहुँचा, अब स्टोमक में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या पाए जाते हैं स्टोमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एक मिनट, इसको पहले इरेज करते हैं, वेट। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्टोमक में क्या पाए जाते हैं, स्टोमक में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये आप देख सकते हैं, दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक नहीं सॉरी, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस 3 किस्म के निकलते हैं, 1, 2 और 3। ये 3 किस्म के गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, ये 1, 2 और ये है तीसरा गैस्ट्रिक जूस। ओके, अब सबसे पहले HCl, दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम और तीसरा होता है म्यूकस। HCl का काम होता है किल जर्म्स और मेक एसिडिक मीडियम, और वहाँ पे अगर जर्म्स हैं उनको किल करना और मीडियम को एसिडिक बनाना। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। और तीसरा जो म्यूकस है ना, म्यूकस का काम क्या होता है, स्टोमक की इनर लाइनिंग को, आप मानो ये स्टोमक है, अगर यहाँ पे एसिड पहुँच गया, अगर यहाँ पे एसिड मौजूद है, ACID एसिड मौजूद है, एसिड तो स्टोमक को जला देगा। अब होगा क्या, ये इनर लाइनिंग, यहाँ पे इनर लाइनिंग बना लेता है कौन, ये म्यूकस ये म्यूकस की एक लाइनिंग बन जाती है यहाँ पे। अब इसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस की लाइनिंग जो बनी ना, अब एसिड को ये मतलब एसिड से बचाएगा इस स्टोमक की बाल को। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब ओके, अब आगे चलते हैं। 1 मिनट, पहले इसको डिलीट ही कर देते हैं। अब हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अब होता क्या है यहाँ पे, फूड इन स्टोमक पार्शली डाइजेस्टेड। अब स्टोमक में जो फूड होता है ना, ये क्या होता है, ये पार्शली डाइजेस्टेड होता है। और फूड जो है ना, अगर ये फूड और म्यादे में, आप मानो ये म्यादा है, म्यादे में फूड की जो शक्ल है ना, म्यादे में फूड की जो शक्ल है ना, इसको हम कायमी कहा जाए, इसको कायमी कहा जाता है। मतलब म्यादे में जो फूड होता है ना, उसको कायमी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब ये देखो आप,
अब म्यादे से फूड निकलेगा और कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुँचेगा। कहाँ पे पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। मुझे लगता है यहाँ पे पहले आपको ज़रूरी है ये दिखाना, क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाना ज़रूरी है। दिखा देते हैं आपको। अब ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर देखो जहाँ पे मेरा इस वक्त ये कर्सर है। अब ये तो माउथ है, ये जो है ना, यहाँ से ये जो आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, ये छोटा साइज है इसका। आप देखो ये, दिस इज व्हाट, दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस से गुजरेगा, यहाँ पे पहुँचेगा म्यादे में, ये है म्यादा। अब म्यादे में पहुँचेगा, ये म्यादा है। उसके बाद म्यादे से निकल के इन स्मॉल, ये जो है ना अंदर वाले साइड, ये वाले स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुँचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाएगा। पहले हम इतना समझते हैं। ओके, आप उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दोबारा वापस। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, मेन साइट होती है डाइजेशन की प्लस एब्जॉर्प्शन की। वो देखो म्यादे तक तो पार्शल डाइजेशन होती है और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होती है। देखो फूड जब कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ये 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनियम, जुजुनियम और इलम। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स के। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, वो बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से समझते हैं यहाँ पे। अब देखें, लिवर जो है ना, लिवर से निकलता है बाइल। वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, बाइल, और जो कि स्टोर रहता है गाल ब्लैडर में। ओके, ये आपने समझ लिया। अब बाइल क्या काम करता है, बाइल एमल्सिफाइज फैट्स, ये फैट्स की ब्रेक डाउन करता है। और मगर ये बाइल जो है ना, फूड के साथ मिलता कहाँ पे, ये मिलता है उसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। ओके, इसके बाद पेनक्रिया जो है ना, पेनक्रिया से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, ये एक एंजाइम है। ये भी मिलता है मतलब इस फूड के साथ कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। अब एमाइलेस जो है ना, एमाइलेस एक एंजाइम, हमने अभी जो पढ़ा था वो मुंह में होता है, सलाइवरी एमाइलेस। ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन जो है ना, ये प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज जो है ना, ये फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। देखें आप, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इसके अलावा क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस जो है कंप्लीट्स डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। यहाँ पे सारे जितने, अब मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ पे डाइजेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, उसके बाद लास्ट में बनता क्या है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज, प्रोटीन से बनता है एमाइनो एसिड्स, और फैट से बनता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। अब चलते हैं आगे इससे। अब इससे आगे देखो आप, अब उसके बाद देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स का काम भी कंप्लीट हुआ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही एब्जॉर्बिशन होगा। अब इनर लाइनिंग देखो, अभी मैंने कहा, आप मानो ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग ये है इस तरह से, इनको हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इनर लाइनिंग हैज़ विलाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अंदर वाली लाइनिंग जो है ना, यहाँ पे क्या पाई जाती है, ये विलाई पाई जाती है। अब ये क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब विलाई क्या करती है, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यहाँ इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, किस लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। अब न्यूट्रेंट्स एंटर द ब्लड कैपिलरीज। अब ये न्यूट्रेंट इसने जब फूड को एब्जॉर्ब किया, और यहाँ पे फूड डायरेक्ट मिलेगा किसके साथ, न्यूट्रेंट्स डायरेक्ट मिलेंगे किसके साथ, ब्लड के साथ। दैट मीन्स अब न्यूट्रेंट्स कहाँ पहुँच चुके हैं, ब्लड में पहुँच चुके हैं। ओके, अब देखो, अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स का काम तमाम हुआ। अब न्यूट्रेंट्स जब ब्लड में पहुंचेंगे, उसके बाद वो हर सेल में जाएंगे, उसके बाद वो मतलब डिफरेंट पर्पज़ के लिए वो एनर्जी यूज़ होगी। अब हम चलते हैं आगे, लार्ज इंटेस्टाइन्स का क्या काम होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये भी एक ऑर्गन है, इसका क्या काम होता है, इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स करते हैं। वेस्ट इज स्टोर इन रेक्टम। वेस्ट कहाँ पे स्टोर करता है, कहाँ पे स्टोर रहता है, रेक्टम में स्टोर रहता है। रिमूव्ड एज फीसिस, और वो फीसिस की शक्ल में बाहर जाता है थ्रू अनस, अनस के ज़रिए से। और इस प्रोसेस को हम इजिशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब लास्ट पे हम देखते हैं ये क्विक रिकैप। सबसे पहले माउथ में गुजा गया था, उसके बाद ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट थे, ड्यूडेनियम, जुजुनियम और इलम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स में, उसके बाद रेक्टम, उसके बाद अनस। ये था मतलब गुजा कहाँ से कहाँ तक गया था। और इस पूरे ये जो है ना, ये एक मतलब कैनाल जैसी बनी, इसको हम, ये जो पूरा एक चेन जो है ना, वो गुजा कहाँ कहाँ से गुजरता है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, CANNA।
अब ये याद रखना, वो ये क्या लिख दिया इसने, वेट दोबारा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम एलिमेंट्री कैनाल, ALIMENTARY, एलिमेंट्री CANNAL, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अब माउथ से अनस तक ये जो रास्ता है जहाँ से फूड गुजरता है, इसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम समझते हैं न्यूट्रिशन इन एमोबा और न्यूट्रिशन इन एमोबा, और दूसरा हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब चलो वन बाय वन इनको देखते हैं। अब ये है एमोबा, हमारा प्यारा एमोबा ये है। अब इसमें क्या क्या, ये जो इसके ये बाहर की तरफ ये दिखते हैं ना, ये फीड जैसे, इनको हम ये सीडोपोडिया कहते हैं, सीडोपोडिया या फॉलस फीड। ओके, अब ये भी सीडोपोडिया है, ये भी है, ये भी सीडोपोडिया है, ये भी है, ये भी है ना। अब उसके बाद ये इसमें फूड वैक्यूल, ये सबसे पहले आप याद रखो एमोबा जो है ना, ये यूनिसेल्यूलर होता है। क्या होता है ये यूनिसेल्यूलर होता है, यूनिसेल्यूलर, UNICELLULAR। और दूसरी बात, इसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, HOLOZOIC, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। ओके, अब ये फूड इसमें यहाँ से एंटर करेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फूड जा रहा है। अब फूड जब इधर यहाँ पहुँचेगा ना, ये फूड, तो होगा क्या, ये सीडोपोडिया इसके साथ यहाँ से मिलेगा और फूड इनडायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, बॉडी में, और फूड वैक्यूल पकड़ के इसकी डाइजेशन करेगा इस फूड की। अब दैट मीन्स ये यहाँ से सॉलिड फूड ले रहा है बॉडी में, इसीलिए तो इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब जब ये फूड वैक्यूल इसकी डाइजेशन करेगा, जब इसकी डाइजेशन हुई ना, इस मतलब फूड की डाइजेशन हुई, अब डिफ्यूजन के जरिए से वो पूरी बॉडी में फैलेगा। अब इस ये न्यूक्लियस है, अब ये इसमें ये ग्रीन का, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है इसमें। ओके, अब चलते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रिशन इन एमोबा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, एमोबा यूनिसेल्यूलर होता है ना। अब शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन मतलब ये फूड को कैप्चर कर लेता है। एमोबा यूजेस सीडोपोडिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया, सीडोपोडिया का यूज़ करके ये फूड को पकड़ लेता है। उसके बाद फूड इज इनगल्फड आउटसाइड, और फूड को अपनी बॉडी में ले लेता है। फार्म से सैक कॉल्ड फूड वैक्यूल, और वहाँ पे एक सैक जैसा बनता है जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। उसके बाद डाइजेशन होती है। डाइजेशन कैसे इसमें होती है, ब्रेकिंग, मतलब डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड कैसे होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन द फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं किस, मतलब फूड वैक्यूल जो है ना, फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर देता है, और कम्प्लेक्स फूड जो है ना सिंपल और सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड जो है ना, एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड कैसे, देखो फूड पहले इंजेस्ट हुआ, फिर डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद एब्जॉर्बेशन कैसे होगी, डाइजेस्टेड फूड उसको एब्जॉर्ब किया जाता है साइटोप्लाज्म के जरिए से। आप देखो, और उसकी इसकी वजह से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किसके लिए, ग्रोथ के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे एनर्जी मिलती है। उसके बाद एसिमिलेशन, और उस एब्जॉर्ब्ड फूड जो है ना, उससे एनर्जी जो मिली उसको ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए और डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। और इजेशन होता है लास्ट स्टेप। इजेशन मतलब जो वहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसको रिमूव किया जाएगा बॉडी, उसको देखो, अगर हमने ह्यूमन्स में देखा, ह्यूमन्स में अनस के ज़रिए से रिमूव किया जाता था, मगर यहाँ पे सेल, यह बेचारा तो यूनिसेल्यूलर है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से ही इसको रिमूव किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर देखो ह्यूमन्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो वहाँ पे भी 5 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे एमोबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पे भी कितने स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे भी 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये इजेशन होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप्स होते हैं। ओके, उम्मीद है कि सबको समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में ये काम कैसे होता है देखते हैं। ये है पैरामीशियम। अब देखो पैरामीशियम जो है ना, पैरामीशियम ये भी यूनिसेल्युलर होता है। देखो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, इसकी बॉडी के ऊपर ये छोटे छोटे ये जो मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, इसको हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और ये ऑरल ग्रूव है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ये माइक्रोन्यूक्लियस है, ये माइक्रोन्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलो इनका यूज़ भी पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन इन एमोबा इज होलोजोइक। यहाँ पे भी कौन सा किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक। वायर फूड इज स्वेप्ट बाय सीलिया। अब सीलिया के जरिए से फूड को खींचा जाता है इनटू द ओरल ग्रूव। अब देखो दोबारा डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये सीलिया, आप मानो फूड यहाँ पे है, आप सीलिया के मूवमेंट के जरिए से फूड आएगा, यहाँ से आता रहेगा और कहाँ जाएगा, इधर ओरल ग्रूव में चला जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, ओरल ग्रूव में जब फूड चला गया, उसके बाद फार्मिंग फूड वैक्यूल, वहाँ पे क्या बनता है, फूड वैक्यूल बनता है।
फूड इज दिन डाइजेस्टेड, उसके बाद फूड डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेट होगा और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा एनल पोर के जरिए से। किसके जरिए से? एनल पोर के जरिए से। दोबारा सुनो, ह्यूमन्स में कहाँ से निकाला जाता है? अनस में, अनस के जरिए से। और ये दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी, ये एमोबा में कहाँ से निकाला जाता है? सेल मेम्ब्रेन के जरिए से। और इसमें क्या, पैरामीशियम में एनल पोर के जरिए से निकाला जाता है। इसमें भी वही 5 स्टेप्स हुए। सबसे पहले इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब सीलिया के जरिए से फूड को कहाँ लाया जाएगा? ओरल ग्रुप की तरफ लाया जाएगा। ओके, उसके बाद डाइजेशन होगी। डाइजेशन मतलब एंजाइम्स की ब्रेक डाउन हो, एंजाइम्स ब्रेक डाउन करेंगे फूड को, कम्प्लेक्स फूड की सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर, सिंपल एंड सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद वहाँ से जो एनर्जी निकले, मतलब न्यूट्रेंट्स निकलेंगे, वो न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब वो उस वहाँ से एनर्जी निकलेगी, उसको यूज़ किया जाएगा ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। उसके बाद इजेशन, इजेशन मतलब वेस्ट फूड जो है ना, उसको एक्सपेल किया जाएगा बॉडी से, रिमूव किया जाएगा। कहाँ से? एनल पोर के जरिए से। दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन एमोबा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड जो है ना, ये है रेस्पायरेशन। क्या है ये? रेस्पायरेशन। ओके, अब रेस्पायरेशन को बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। असल में रेस्पायरेशन होता क्या है? रेस्पायरेशन का मतलब होता है, रेस्पायरेशन क्या होती है? रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड की ब्रेक डाउन करना टू रिलीज एनर्जी। किस लिए? ताकि उससे क्या निकले? एनर्जी निकले फॉर लाइफ प्रोसेसेस। अब देखो, आप कहोगे सर अभी हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मगर ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड देखो यहाँ पे, ये ब्रेक डाउन अभी हमने डाइजेशन में जो पढ़ा ना, वहाँ पे फूड डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद फूड कहाँ पहुँचा? ब्लड। न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे पहुँचे? अब अभी न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे हैं? ब्लड में। अब यहाँ से दूसरी प्रोसेस भी पैरेलल चलती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में हम सांस लेते हैं, वो लंग्स में जाता है, लंग्स के ज़रिए से फिर वो अल्वोलाई में जाता है, अल्वोलाई से वो ब्लड, वो ऑक्सीजन ब्लड में जाता है। और ब्लड में ऑलरेडी क्या है? ब्लड में ऑलरेडी फूड पहुँच चुका है। अब ये फूड वहाँ पे, ये ऑक्सीजन वहाँ पे इस फूड की क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। अब इस ब्रेक डाउन की हम बात कर रहे हैं। और वहाँ पे इस जो वहाँ पे फूड पहुँच चुका है ना, उस फूड से क्या निकलेगा? एनर्जी। और किस फार्म में निकलेगी? एटीपी की फार्म में। और इस ब्रेक डाउन को हम रेस्पिरेशन कहेंगे। हम उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा मतलब थोड़ा पॉज करके दोबारा देख लेना, तो आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा कि यहाँ पे किस ब्रेक डाउन की बात हो रही है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड की ब्रेक डाउन होना। किस लिए? टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी निकल, ताकि एनर्जी निकले किसके लिए? लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। अब इसका पर्पस क्या होता है इसका? रिलीज एनर्जी। इस रेस्पिरेशन का मकसद होता है एनर्जी निकले, ताकि ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एक्टिविटीज़ के, हम बाकी एक्टिविटीज़ के। अब रेस्पिरेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है एरोबिक, दूसरी होती है एनारोबिक। अगर ब्रेक डाउन हुई मगर ऑक्सीजन का यूज़ करके, तब कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन है। अगर ब्रेक डाउन हुई मगर ऑक्सीजन के विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हुई, तो तब हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, ये साइटोप्लाज्म में होती है, एक सेल की, है ना। अब चलते हैं आगे। अब रेस्पिरेशन जो है ना, सबसे पहले हम समझते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, और वहाँ पे बनता क्या है? वहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये एनर्जी किस शक्ल में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। किस शक्ल में बनती है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या लिख दिया इसने यहाँ पे? एक मिनट, दोबारा इसको नए से लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये देखो, अब ये एनर्जी जो यहाँ पे निकलती है ना, ये किस फॉर्म में निकलती है? ये निकलती है एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। अब सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज जो ब्लड में पहुंच चुका था, अब यहाँ से ब्लड में पहुंचा क्या? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन की वजह से इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी। क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी। वहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। वाटर बनेगा, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे एनर्जी जो मिलेगी ना हमें, एनर्जी मतलब ये एटीपी की फॉर्म में। और याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी निकलते हैं। कितने एटीपी निकलते हैं? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। और दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो, ये एनिमल्स में ही होती है, प्लांट्स में नहीं होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन ये, या मैंने कहा लैक्टिक एसिड, ये एनिमल्स में ही बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, ये एनिमल्स में भी होती, प्लांट्स में अलग अलग तरीके से। देखो हम समझते हैं एनिमल्स में किस तरह से होती है। एनिमल्स में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है विदाउट ऑक्सीजन, और वहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी।
ओके, ये एनर्जी यूज़ होती है, मगर इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 एटीपीज बनते हैं और लैक्टिक एसिड बनता है। मिसाल के तौर पर जब हम दौड़ते हैं, हमें एनर्जी की उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस वक्त ग्लूकोज जब टूटता है ना और वहाँ पे बनाता है, एनर्जी बनाता है। और एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन उतना पहुँचता ही नहीं है हमारी बॉडी में, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, वहाँ पे एक एनर्जी मिलेगी और लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड जो है ना, इसी जब लैक्टिक एसिड हमारी मसल सेल्स में रहेगा, तो इसी की वजह से फिर वो क्रैम्प्स बनते हैं। जब हम कभी दौड़ते हैं ना या बहुत टाइम के बाद कुछ काम करते हैं, तो दूसरे दिन हम देखते हैं कि हमारी मसल्स में क्रैम्प्स बने हैं, तो हम बाजू हिला नहीं सकते हैं क्रैम्प्स की वजह से। दैट मीन्स उस वक्त हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बना हुआ होता है। अब कहने का मसला यह, एनिमल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, वहाँ पे ग्लूकोज टूटता है और लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। मगर जब प्लांट्स या यीस्ट्स में यही काम होता है, तो तब क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, वहाँ पे इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनता है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी वहाँ पे बनता है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं हो यहाँ पे होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये वाला प्रोसेस। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ कहाँ पे होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। अब यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो है ना, वो क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और अगर एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में लैक्टिक एसिड भी बनता है, LACTIC, लैक्टिक एसिड भी यहाँ पे बनता है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टेक्स प्लेस। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्योंकि इसीलिए जब यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसीलिए एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपीज निकलते हैं। और यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए एक एटीपी से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। और यहाँ पे अबाउट 36 नहीं, यहाँ पे 38 होना चाहिए था। तो एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम हम अब देखते हैं। चलो पहले देखते हैं क्या ह्यूमन रेस्पिरेटरी की सिस्टम की इमेज इसके साथ अटैच है कि नहीं। हाँ, ये है, देखिए आप, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले एयर जाएगा नोज में, नोज से नेजल कैविटी, फायरिंग्स, लायरिंग्स, उसके बाद ये ट्रैकिया जिसको आप विंड पाइप भी कह सकते हैं, उसके बाद लंग्स में जाएगा ये ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद यही ये जो आगे जो है एल्वुलाई लगी है, एल्वुलाई एक्सचेंज करेंगी ब्लड किसके साथ, कैपला, ये इस एयर को मतलब ब्लड कैपिलरीज के साथ वहाँ पे ये, और फिर ब्लड में जाएगा ये ऑक्सीजन। अब पहले इस प्रोसेस को हम समझते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। अब देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सिस्टम दैट हेल्प्स अस टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमें मदद करता है किस में, और सांस लेने में और सांस छोड़ने में, ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में। किस लिए, टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ताकि हमारी बॉडी को क्या मिले, एनर्जी मिले। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, देखो ये सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, इसमें ह्यूमन ऑर्गन्स, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो इसमें इन्वॉल्व होगा वो नोज है। अब नोज का काम क्या होता है, मेन एंट्रेंस ऑफ एयर। देखो, असल में हमारी बॉडी में जो एयर जाता है वो कहाँ से जाता है, वो हमारी नोज से ही जाता है। कहाँ से जाता है, नोज से जाता है। हैज़ हेयर्स टू फिल्टर डस्ट, हमारी नाक में ये हेयर्स जो पाए जाते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि ये एक फ़िल्टर का काम करें, और अगर एयर के साथ डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उन डस्ट के पार्टिकल्स को रोकने का काम भी कौन करते हैं, यही हेयर्स करते हैं। हैज़ मसल्स टू ट्रैप, हैज़ म्यूकस टू ट्रैप जर्म्स। अब हमारी नाक जो है ना, उसमें म्यूकस पाया जाता है। दैट मीन्स वो फ्लूइड एक पाया जाता है, वो पानी जैसा। अब उसमें क्या, उसका काम क्या होता है, टू ट्रैप जर्म्स को पकड़ना वहाँ पे। ओके, और उसके बाद नाक का और एक काम क्या होता है, वार्म्स एंड मॉइस्टनेस द एयर बिफोर इट इंटर्स लंग्स। अब हमारी नाक का काम होता है हवा को थोड़ा सा गर्म करना और उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करना, इससे पहले कि वो कहाँ जाए, वो लंग्स में जाए। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा चीज़ क्या है, उसके बाद नोज के बाद ये एयर जाएगा फायरिंग्स में। ओके,
अब जो कि कहाँ पे होता है, गले में होता है। अब देखो पैसेज फॉर एयर यहाँ से, उसके बाद कनेक्ट्स नोज टू द लायरिंग्स, इसका फायरिंग्स का काम होता है नोज और लायरिंग्स को कनेक्ट करना बीच में। कॉमन फॉर फूड एंड एयर, अब यहाँ से इस रास्ते से फूड भी गुजरता है, इस रास्ते से एयर भी गुजरता है, बट एक्ट्स एज एयर पैसेज ड्यूरिंग ब्रीथिंग, मगर ब्रीथिंग के लिए ये इसमें ब्रीथिंग के दौरान इसमें से एयर भी गुजरता है। उसके बाद लायरिंग जो है ना, इसको आप वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, साउंड प्रोड्यूस कर देता है। और इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, हेल्प्स टू प्रोड्यूस वॉइस, और इसमें ये वॉइस प्रोड्यूस करता है, जब इसमें से एयर गुजरती है ना तो इससे वॉइस प्रोड्यूस होती है। ओके, अब यहाँ से असल में काम शुरू होता है। ट्रैकिया जो है ना, ट्रैकिया विंड पाइप, ये मेन एयरवेज टू लंग्स। अब यहाँ से मैं आपको पहले दिखाता हूँ इस डायग्राम से, ये देखो, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, दिस इज द ट्रैकिया, या आप कह सकते हो दिस इज द विंड पाइप। ओके, यहाँ पे ये जो है ना, ये लायरिंगस था, ये फायरिंगस था, और ये नोज थी। अब ये नोज, ये फायरिंगस, ये लायरिंगस, और ये क्या है, ट्रैकिया है। उसके बाद ओके, अब देखें ट्रैकिया मेड ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजन्स रिंग्स, ये इस तरह सी शेप्ड कार्टिलेजन्स रिंग्स के क्या बना हो, ये ट्रैकिया जो है ना, ये ट्रैकिया, इसमें इस तरह सी शेप्ड रिंग्स होती है इस तरह से। अब ये क्या होती है, टू कीप इट ओपन, ताकि ये कभी कोलैप्स ना हो जाए। अगर आप कभी सोए हों और अचानक से एक कोलैप्स हो गया तो इंसान खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। अब ये सी शेप्ड कार्टिलेजन्स रिंग्स इसमें इसलिए पाई जाती है ताकि इसको ओपन रखा जाए हमेशा के लिए। ओके, लाइनड विथ म्यूकस एंड सीलिया, इसमें म्यूकस भी पाया जाता है और सीलिया भी पाया जाता है, किस लिए, एक डस्ट को ट्रैप करने के लिए, एक जर्म्स को ट्रैप करने के लिए। उसके बाद यहाँ तक तो समझ आ गया आपको। अब देखो दोबारा, अब ये ऊपर से ट्रैक क्या आया ना, इसी के यहाँ पे दो ब्रांच निकले ना, यहाँ पे दो ब्रांच, उनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकस या ब्रोंकाई। आप देखो, टू ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकिया, ब्रोंकाई मतलब जो ब्रांच, वो दो ब्रांच होते हैं ना, किसके, ट्रैकिया के। देखो ऊपर से ट्रैकिया आता है, नीचे उसके दो ब्रांच होते हैं, जो कि एक लंग में जाता है, दूसरे लंग में जाता है। अब ये दो, एक ब्रांच दूसरा ये ब्रांच, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। अब उसके इनका काम को, वन ब्रांच गोज टू ईच लंग, हाँ एक ब्रांच एक लंग में जाता है, दूसरे में, डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स, और इसके आगे क्या होता है, आगे इसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है इस तरह से। उसके बाद कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, और उनको क्या कहा जाता है, ये जो इसके छोटे छोटे ब्रांच निकले ना यहाँ से, इनको क्या कहा जाएगा, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है इनसाइड लंग्स। और ये ब्रांचिंग कहाँ पे होती है इनकी, लंग्स के अंदर। ओके, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब लंग्स जो है ना, लंग्स में क्या होता है, लंग्स मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन का मेन ऑर्गन जो है ना वो लंग्स ही है। अब देखो, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड होता है। ओके, अब देखो, राइट साइड वाला लंग जो है ना उसमें 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट साइड लंग जो है ना उसमें 2 लोब्स होते हैं। क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या पाया जाता है, लेफ्ट साइड में हार्ट भी पाया जाता है, उसके लिए थोड़ी स्पेस बचाने के लिए, इसीलिए लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, और राइट साइड में कितने होते हैं, राइट साइड में 3 होते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखें आगे, ये क्या होता है, लंग्स क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक होते हैं। सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक होते हैं। ओके, उसके बाद लंग्स में पाए जाते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई मतलब देखो, एल्वुलाई क्या होते हैं, एक मिनट पे मैं यहाँ पे पहले ड्रा करता हूँ। अब ये ब्रंक्यूल्स थे लंग्स के अंदर, यहाँ पे ठीक से बनती नहीं है ये डायग्राम। अब देखें आप, अब ये क्या थे, अब हर एक ब्रोंक्यूल के सामने छोटा सा एक बैलून जैसा होता है, जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं। टिनी एयर सैक्स इन द लंग्स, दीज आर कॉल्ड एल्वुलाई। अब ये क्या करते हैं, सराउंडेड बाय कैपिलरीज, इनकी इर्द गिर्द क्या होती है, इनकी इर्द, पहले हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। अब देखिए, इनके इर्द गिर्द क्या होती है, ऐसी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है। अब देखो, ऊपर से क्या है, ट्रैकिया से क्या आया, आयर आया, वो ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस में गया, ब्रोंक्यूलस से एल्वुलाई में पहुंचा। अब एल्वुलाई में अभी क्या है, ऑक्सीजन, वो इस एल्वुलाई जो है ना, इस ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर लेती है किसके साथ, इन ब्लड कैपिलरीज के साथ। अब दैट मीन्स ऑक्सीजन अब कहाँ चला गया, ब्लड कैपिलरीज में चला गया, और यहाँ से इस ब्लड ने क्या लाया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस चला गया एल्वुलाई में, एल्वुलाई से ब्रोंक्यूलस में, ब्रोंक्यूलस से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से बाहर जाएगा आँख से बाहर। ओके, अब देखो 8th पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये है डायाफ्राम जो है ना, मेन मसल फॉर ब्रीथिंग में सबसे ज्यादा मदद यही करती है। अब देखो, मैं आपको पहले डायग्राम पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ ये डायाफ्राम। ये देखो, ये जो है ना, ये मसल हमारा ये जो यहाँ से ये केविटी और नीचे तक जो है ना, इसको दो, ये मतलब ये जो है ना डायाफ्राम, ये इसको दो, इसके नीचे जो केविटी है ना हमारी बॉडी की, उसको हम एब्डोमिनल केविटी कहते हैं, और उसके ऊपर जो है ना उसको हम चेस्ट केविटी कहते हैं।
अब ये इसको डिवाइड करता है। और ये डायफ्राम जो है ना, ये मदद करता है ब्रीथिंग में। कैसे, सुनो आप। ये डूम शेप्ड मसल होता है अंडर लंग्स, लंग्स के नीचे पाया जाता है। हेल्प्स इनहेल, इनहेलेशन में मदद करता है, हवा को इनहेल करने में मदद करता है। कैसे, कंट्रैक्ट्स एंड मूव्स। जब इनहेल हम करते हैं ना हवा, तो ये क्या हो जाता है, ये कंट्रैक्ट होता है और मूव्स डाउन, और नीचे की तरफ आ जाता है। नंबर एक कंट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ चला जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम एयर बाहर छोड़ते हैं, तब क्या होता है, तब ये रिलैक्स होता है, अपने आप को फैला देता है और मूव्स अप। देखो इधर देखो, जब अपने आप को फैलाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स लंग्स पे थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। जब लंग्स पे प्रेशर बना तो यहाँ पे जो एयर है वो बाहर चला जाएगा। और जिस वक्त हम सांस लेते हैं उस वक्त ये नीचे चला जाता है। ओके, जब ये नीचे चला गया, ऊपर लंग्स के लिए स्पेस बढ़ गई, लंग्स उस वक्त फूलेंगे तो एयर हमारी लंग्स में आ जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। असल में हमारी बॉडी में ये ब्रीथिंग का काम होता कैसे है। देखो, ब्रीथिंग में दो ही काम होते हैं, एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। अब ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, देखो इसको समझते हैं। इनहेलेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग इन, मतलब सांस लेना। कैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग इन कैसे होती है। देखो, डायफ्राम कंट्रैक्ट्स, डायफ्राम क्या होता है, ये कंट्रैक्ट होता है और मूव्स डाउन। इनहेलेशन के टाइम, एक इधर देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं। इनहेलेशन के टाइम, इस टाइम क्या होता है, इनहेलेशन के टाइम डायफ्राम जो है ना, ये वाला यहाँ पे डायफ्राम, ये डायफ्राम है। अब डायफ्राम क्या हुआ, ये कंट्रैक्ट हुआ, ये सिकुड़ गया और कहाँ की तरफ आया, और नीचे की तरफ आया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर ये नीचे की तरफ आया, यहाँ पे लंग्स के लिए स्पेस क्या हो चुका है, लंग्स के लिए स्पेस बढ़ चुका है। ओके, अगर लंग्स के लिए स्पेस बढ़ देगा, लंग्स फूलेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एयर हमारे लंग्स में आ जाएगा। ये इनहेलेशन के टाइम होता है। और एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है, पहले इनहेलेशन को यहाँ पे समझते हैं। इनहेलेशन के टाइम क्या होता है, ये डायफ्राम कंट्रैक्ट हुआ और नीचे की तरफ चला गया, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हुई और ये एयर हमारे लंग्स में चला गया। अब एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है, पहले देखते हैं यहाँ पे एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है। एक्सहेलेशन के टाइम्स ये जो है ना डायफ्राम, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं। ये डायफ्राम जो है ना, ये वाला डायफ्राम ऊपर की तरफ चला गया। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इसकी वजह से लंग्स पे प्रेशर बनेगा। जब लंग्स पे प्रेशर बनेगा तो उसमें जो एयर होगा ना, वो कहाँ चला जाएगा, वो सीधा नाक से बाहर, ये ब्रीथिंग आउट होगी। एक्सेलेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। जैसे डायफ्राम रिलैक्सेस, डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है एंड मूव्स अप, और कहाँ चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। चेस्ट कैविटी जो है ना, ये श्रिंक होती है और एयर लंग से कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। आपको समझ आया। ओके, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ एक स्टेप थोड़ा आगे। अब हम देखते हैं कि ब्रीदिंग रेट क्या होती है। ब्रीदिंग रेट का एक नॉर्मल एडल्ट जो है ना, वो उसकी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, 12 to 16 पर मिनट। एक मिनट में वो 12 से 16 बार क्या ले लेता है, सांस लेता है, नॉर्मल एडल्ट। वो कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन के जरिए से ये कंट्रोल होता है। और ब्रेन में कौन कंट्रोल करता है इसको मेडुला ओब्लोंगेटा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर्स, क्या क्या बीमारियां हो सकती है। सबसे पहले एस्थमा, उसके बाद निमोनिया, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस। अब देखो, ये तीनों रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। एस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, परेशानी होती है ड्यू टू नैरो एयरवेज, क्योंकि एयरवेज जो है ना वो नैरो हो चुकी है। ओके, अब निमोनिया में क्या हो चुका है, होता है इन्फेक्शन ऑफ लंग्स का इन्फेक्शन होता है। और एल्वुलाई जो है ना, एल्वुलाई में कोई फ्लूइड भर जाता है। एल्वुलाई, अभी मैंने बताया आपको एल्वुलाई क्या होता है, एल्वुलाई में पानी भर जाता है। ओके, और ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको हम कहते हैं सर्कुलेशन इन सर्कुलेटरी। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन, दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमनस। ओके, अब एक मिनट पहले, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमनस। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमनस क्या हो, अब पहले ये इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमनस, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। देखो, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, वो मेन दो चीज़ों से बना है। नंबर एक ब्लड वेसल्स से, दूसरा हार्ट से। ओके, इनका काम क्या होता है, वो हमारी पूरी बॉडी में क्या पहुंचाना, दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना, सप्लाइंग ऑक्सीजन
देखो ब्लड जो पूरी बॉडी में पूछता है ना, ये क्या क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, और वहाँ से वापस क्या लेके आता है, वहाँ से वेस्ट को वापस लेके आता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना किस किस चीज़ से बना है, और हर एक चीज़ को बड़ी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसमें हार्ट आता है। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो कहाँ पे होता है, चेस्ट कैविटी में होता है। एक्ट्स एज ए पंप टू सर्कुलेट ब्लड, ये एक पंप की तरह काम करता है। जो क्या करता है, जो जिसका काम क्या होता है, पंप की तरह काम करता है, जो किसको सर्कुलेट करता है, जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मतलब कंपोनेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने हार्ट पढ़ा, अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, इसमें हार्ट में 4 चेंबर, देखो अगर मैं रफ डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा ना हार्ट की, आप मानो ये एक रफ डायग्राम आप ये मानो, हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 जो है ना ये आरिकल्स होते हैं, और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, सॉरी ये क्या कर दिया इसने, 1 मिनट। ये आरिकल्स 2 और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स, ये लेफ्ट ये राइट, और ये लेफ्ट और ये राइट। ओके, हमारे हार्ट के ऊपर वाले 2 आर्टरिया होते हैं, और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। आप राइट साइड जो है ना, राइट साइड, 1 मिनट, आप राइट साइड आप देखिए, आप राइट साइड जो है ना, राइट हमारे हार्ट का राइट साइड, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, दिस इज द राइट साइड। ओके, ये क्या करता है, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, ऑक्सीजन के बगैर जो ब्लड आता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आता है और कहाँ गिरता है, आके हमारे हार्ट के राइट साइड में। और हार्ट उसको क्या कर देता है, हार्ट इसको यहाँ से भेज देता है किसके पास, हार्ट इसको यहाँ से भेज देता है लंग्स के पास। किसके पास भेज देता है, लंग्स के पास, समझ लेना। और हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड जो है ना, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। देखो लंग्स को हमने भेजा ना, अब लंग्स हमें वहाँ से, लंग्स जो है ना, LUNGS, लंग्स हमें वापस वहाँ से भेजेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, वो कहाँ गिरेगा, लेफ्ट साइड में गिरेगा, आर्ट्रियम, ये आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो निकलेगा और पूरी बॉडी में जाएगा। ओके, लेफ्ट साइड क्या करता है, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से, और इसको भेज देता है कहाँ पे, पूरी बॉडी में भेज देता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आप इस डायग्राम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये समझ सकते हैं। ये हमारा हार्ट, ये है लंग्स, और ये देखो ये रेड कलर की लाइन जो है ना, ये है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड को लाती है यहाँ से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। और ये ब्लू लाइन जो है ना, यहाँ से ये जाती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, लंग्स को दे देती है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे ये ये रेड कलर की लाइन जो है ना, रेड कलर की लाइन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बॉडी को ये ले जाती है। ओके, और यहाँ मतलब हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड का काम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। लेफ्ट साइड का काम होता है, पहले राइट साइड का देखेंगे। राइट साइड का काम क्या होता है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना और उसको लंग्स के पास भेज देना, और फिर लंग्स से जब वापस आता है ना ऑक्सीजनेटेड होके, वो राइट आर्टरियम में गिरता है, राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में, उसके बाद बॉडी में जाता है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में। पहला हमने ब्लड या हार्ट पढ़ा, आप पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है ना, ये क्या करती हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये ब्लड से मतलब कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं, यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम, आप मानो ये हार्ट है, और पूरी बॉडी में क्या लेके जाता है, ब्लड भेज देता है, मगर किसके ज़रिए से, आर्टरीज के ज़रिए से। और वीन्स क्या करती हैं, वीन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वीन्स जो है ना वापस, वीन्स मतलब ये क्या करती है, ये भी ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड को वापस ले, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाती है हार्ट के पास, पूरी बॉडी से हार्ट तक, HERT, हार्ट तक ब्लड कौन लाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, वीनस लाता है। और ये जो है ना, ये हार्ट से बॉडी, ये ब्लड कौन ले जाता है, आर्टरीज। और ये वाला ब्लड जो है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये वाला बॉडी से हार्ट तक जो ब्लड आता है ना, ये वीनस के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और कैपिलरी जो है ना, ये थिन ट्यूब्स होते हैं, आप मानो ये वीनस हैं, ये आर्टरीज हैं, इनके बीच में ये कनेक्शन जो होते हैं ना, इस तरह से छोटे छोटे, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कैपिलरीज कहते हैं। ओके, अब तीसरा चीज़, पहला हमने हार्ट पढ़ा, दूसरा ब्लड वेसल्स पढ़ा, अब तीसरा पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आप देखें, आप
प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा क्या है, ये येलोविश फ्लूइड होता है, कैरीज न्यूट्रेंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट्स। ओके, ये एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। ये क्या कैरी करता है, न्यूट्रेंट्स को कैरी करता है, हार्मोन्स को कैरी करता है और वेस्ट को कैरी करता है। ओके, अब उसके बाद रेड ब्लड सेल जो है ना, रेड ब्लड सेल्स, इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं, इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं। और प्लेटलेट्स किसके साथ, ये प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अब ये ब्लड जो है ना हमें रेड क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, आप देखो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के कितने टाइप्स हैं। सर्कुलेशन के सबसे पहला टाइप जो है ना पल्मोनरी सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट जो है ना, हार्ट ब्लड भेज देता है लंग्स को, किसको भेज देता है, मतलब हार्ट के पास आ जाता है, पूरी पूरी बॉडी हार्ट के पास ब्लड भेज देती है जो कि डीऑक्सीनेटेड होता है। अब हार्ट उस ब्लड को उठाता है और कहाँ भेज देता है, लंग्स के पास। अब इस ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके पास गया, लंग्स के पास गया। लंग्स में उसके साथ ऑक्सीजन मिला और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा कहाँ पे आया, हार्ट के पास। अब ये ऑक्सीजन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया, अब हार्ट उसको पूरी बॉडी में दोबारा भेज देगा। दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, अब देखो क्योंकि यहाँ पे देखो इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे होता क्या है, ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। देखो हार्ट ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेजा लंग्स के पास और लंग्स ने वापस भेजा वो ऑक्सीजनेट होके, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन मिला के। ओके, अब दूसरा होता है सिस्टमिक सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या होती है, हार्ट जो है ना, हार्ट पूरी बॉडी के पास क्या भेज देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगा। ये पूरी बॉडी के पास कौन सा ब्लड भेज देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगा पूरी बॉडी के पास। अब पूरी बॉडी दोबारा हार्ट के पास कौन सा ब्लड भेजेगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेजेगी वापस हार्ट के पास। अब ये जो सर्कुलेशन है दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब यहाँ डिलीवर्स ऑक्सीजन, यहाँ पे हुआ क्या, हम हार्ट ने पूरी बॉडी को क्या दे दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। और सिर्फ ब्लड जो है ना ऑक्सीजन लेके नहीं गया बल्कि न्यूट्रेंट्स लेके भी गया टू द बॉडी सेल्स एंड कैरीज वेस्ट्स अवे। और यहाँ बॉडी ने वापस क्या भेज दिया, हार्ट के बॉडी ने वापस क्या भेज दिया, ये वेस्ट भेज दिया, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेज दिया जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। ओके, अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में हम तीसरा टाइप जो है ना कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो हार्ट जो है ना, ये हार्ट मसल्स को ब्लड भेज देता है, हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन भेज देता है। अब यहाँ से आप ये देखो, कोरोनरी ये सर्कुलेशन इज द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज दैट सप्लाई द हार्ट मसल्स, जो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं किसको, हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं और न्यूट्रेंट्स देते हैं, और वहाँ से रिमूव क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं रिमूव। ओके, देखो हार्ट ने हार्ट मसल्स को ब्लड दे दिया और वहाँ से वापस क्या लिया उसने, वो वेस्ट शेस्ट जो है ना वो वहाँ से रिमूव किए। अब कोरोनरी सर्कुलेशन जो है ना यहाँ पे क्या ले, सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट टू द हार्ट इटसेल्फ, अपनी मसल्स को ये मतलब न्यूट्रेंट्स और ऑक्सीजन दे देना। अब देखो दोबारा एक कोरोनरी सर्कुलेशन जो ना हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देता है और वहाँ से वापस क्या ले लेता है, वहाँ मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से वापस और वेस्ट शेस्ट वहाँ से वापस ले लेता है। कोरोनरी सर्कुलेशन इज द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज दैट सप्लाई द हार्ट मसल्स मतलब मायोकार्डियम विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनको क्या देता है, हार्ट मसल्स को क्या देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और न्यूट्रेंट्स देता है, और वहाँ से रिमूव क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ से रिमूव करता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। अब देखो ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट से ब्लड फ्लो, हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे होता है। देखो हम दोबारा वही रफ डायग्राम अपनी बनाएंगे। आप मानो ये हार्ट है, बनाने अच्छे से, 1 मिनट। आप मानो ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, ये देखो ये 4 चैम्बर्स हैं। ओके, अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी इंटर्स द राइट आर्टरियम। मैंने अभी आपको कहा ऊपर वाले 2 जो है ना इनको आर्टरियम कहा जाता है और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब 1 मिनट क्या हुआ यहाँ पे, ये अब चलो ये आर्ट्रिकल वेंट्रिकल। ओके, अब देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, यहाँ पे ये लेफ्ट है फिर ये राइट है। ओके, अब देखो ये क्या लिखा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो बॉडी से आता है इंटर्स राइट आर्टरियम। ये कहाँ जाता है, राइट आर्टरियम में जाता है। दैट मीन्स यहाँ से राइट आर्टरियम में यहाँ इसमें जाएगा। ओके,
वाया सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, मतलब एक देखो ब्लड में यहाँ नीचे से भी ब्लड जाएगा, ये होती है सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा, और ऊपर से भी ये मतलब ये एक वीन आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा, मतलब एक इन्फीरियर होती है एक सुपीरियर होती है, ये ब्लड लेके आती है और छोड़ती है ब्लड को कहाँ पे, राइट आर्टरियम में। उसके बाद क्या होता है, राइट आर्टरियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, मगर किसके जरिए से, ट्राइकस्पिड वैल्यू। यहाँ पे एक मैं एक कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एक गेट जैसा लगा होता है जिसको हम वेल्व कहते हैं। वेल्व जो है ना, इसका काम ये होता है, ये बैक फ्लो को रोक लेता है, मतलब आर्टरियम से वेंट्रिकल, आर्टरिकल राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, मगर ये बैक फ्लो नहीं हो सकता है। इस वेल्व का काम यही होता है, ये वेल्व है यहाँ पे, इसके ये ब्लड आएगा, मतलब आर्टरियम से वेंट्रिकल में जाएगा, मगर बैक फ्लो नहीं हो सकता है, वापस ये नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, मगर किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वैल्यू के जरिए से। ओके, अब तीसरा क्या है, तीसरा चीज क्या है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में अब ब्लड पहुंच चुका है। अब ये राइट वेंट्रिकल में एक और गेट सामने लगा होता है, यहाँ पे इस जगह और एक गेट होता है जिसको हम पल्मोनरी वेल्व कहते हैं। ये पल्मोनरी वेल्व से ब्लड निकलता है और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। किस में जाता है, ये मानो आप ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी इसको कहाँ भेज देती है, लंग्स के पास भेज देती है, ताकि ये वहाँ पे इसके साथ वहाँ पे क्या मिले, ऑक्सीजन मिले। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसके साथ ऑक्सीजन किसके ज़रिए से आता है, पल्मोनरी वीन के ज़रिए से आता है, और किस में पड़ता है आके, इसमें पड़ता है, किस में, लेफ्ट आर्टरियम में पड़ता है, किस में पड़ता है, लेफ्ट आर्टरियम में, इसमें पड़ता है आके। ओके, लेफ्ट आर्टरियम जो है ना, लेफ्ट आर्टरियम इस वाले पार्ट से, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, मगर किसके ज़रिए से जाएगा, यहाँ पे और एक गेट होता है, एक और एक वेल्व होता है जिसको हम बाइकस्पिड या मेट्रियल वेल्व कहते हैं। आप कह सकते हैं बाइकस्पिड वेल्व के ज़रिए से ये लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। ओके, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल के सामने और एक ये होता है क्या, एयर और एक ऑर्ट्रिक वैल्यू होता है, उससे ब्लड जाएगा किस में, उससे ब्लड जाएगा ऑर्टा में। ऑर्टा एक मतलब ये मेन आर्टरी है। उसके बाद ये उसकी डिफरेंट ब्रांच निकलेंगी और ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। ओके, अब ये वेल्व जो है ना, ये वन वे डोर्स होते हैं जो बैक कीप्स ब्लड फ्लोइंग फॉरवर्ड, जो ब्लड को सिर्फ आगे भेजते हैं, मतलब बैक फ्लो से रोक लेते हैं। और इसके 4 टाइप्स होते हैं, ये मैंने बताया, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड पल्मोनरी, ये मेटेरियल जो है ना, इसको बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं, और आर्टिक वेल्व होता है। अब ये राइट साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है, ये एग्जिट के लिए होता है, ये मेन एग्जिट है। ओके, अब देखो ट्राइकस्पिड वेल्व ये है जो मैंने समझा दिया। पल्मोनरी वेल्व जो है ना, ये पल्मोनरी वेल्व, ये वाला पल्मोनरी वेल्व। उसके बाद बाइकस्पिड वेल्व जो है ना, ये वाला है बाइकस्पिड वेल्व। उसके बाद आर्टिक वेल्व जो है ना, ये वाला ये आर्टिक वेल्व है। ओके, अब चलते हैं आगे। फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हमारी पूरी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है लंग्स से बॉडी सेल्स तक, लंग्स से पूरी सेल्स में, पूरी बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, यही सर्कुलेटरी सिस्टम ही मदद करता है इस चीज़ में। कैरीज का, और वहाँ से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम भी कौन करता है, यही लंग्स से, यही ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है। सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू बॉडी सेल्स, और यही सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, मतलब ये जो एब्जॉर्प्शन के दौरान जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विलग होती है, उन्होंने एब्जॉर्ब किए हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको भी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है। और किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने का काम, या किडनी से, लिवर से, वो भी कौन करता है, मतलब देखो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना है, वो फिल्टर करता है ब्लड, किसको, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, तो दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी मदद करता है। ओके, अब डबल सर्कुलेशन क्या होती है, देखो बहुत आसान है ये। डबल सर्कुलेशन क्या होती है, सुनिए आप, ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट टू वाइस। देखो एक वन कंप्लीट साइकिल में ब्लड जो है ना, हार्ट में से 2 बार गुजरता है, तो इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, देखो कैसे, आप यहाँ पे थोड़ी मैंने बड़ी स्क्रीन की, अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ब्लड कैसे 2 बार गुजरता है। आप मानो ये हार्ट है, ये लंग्स है, और ये हमारी बॉडी, समझो ये लंग्स है, LUNGS लंग्स है, ये हार्ट है, और ये बॉडी है। देखो हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि बॉडी से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको अब
हार्ट इसको कहाँ भेज देगा, लंग्स के पास भेज देगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया। ओके, अब उसके बाद लंग्स ने इसके, अब ये तो एक चक्कर था, दूसरे चक्कर में क्या होगा, लंग्स इसको वापस ऑक्सीजनेटेड करके भेजेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया। अब हार्ट इसी ब्लड को, इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज देगा, पूरी बॉडी में भेज देगा। अब ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। देख यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये इसके, देखो बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को भेज दिया, हार्ट ने लंग्स को भेज दिया, ठीक है। अब लंग्स ने दोबारा हार्ट को भेज दिया और हार्ट ने दोबारा लंग ये पूरी बॉडी को भेज दिया। ओके, दैट मीन्स अब ये एक साइकिल कंप्लीट हो। आप मुझे बताओ इस एक साइकिल के दौरान इस हार्ट से ब्लड कितनी बार गुजर चुका है, एक यहाँ से एक बार, फिर वापस आते समय भी एक बार। आप कह सकते हो सर एक साइकिल, एक सर्कुलेशन के एक सर्कल में ब्लड जो है ना हार्ट से 2 बार गुजरता है। अब डबल सर्कुलेशन जो है ना यही होती है जब हार्ट से, मतलब हम एक सर्कुलेशन के एक सर्कल के दौरान हार्ट से 2 बार खून गुजरता है, ब्लड हार्ट को दो बार पास करता है। अब हार्ट से 2 बार पास होता है ब्लड, तो इसी सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन, इस टाइप की सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब सुने आप, देखिए पहली बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, हार्ट से लंग, देखो हार्ट ब्लड भेज देता है लंग्स को, ठीक है, और लंग्स किसको दोबारा भेज देते हैं, हार्ट को वापस, दैट मीन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरी बार क्या होता है, हार्ट भेज देता है पूरी बॉडी को, और पूरी बॉडी जो है ना वहाँ से दोबारा भेज देती है हार्ट को। अब बेस्ट तरीका यहाँ से आपको समझ आएगा जो मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया। दिस इंश्योर्स द ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड नेवर मिक्सेस। अब इससे ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिले ना। पहली बार देखो पहले स्टेप में क्या होता है, हार्ट जो है ना हार्ट ने ब्लड भेजा किसको, लंग्स को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको भेजा, लंग्स को। अब लंग्स ने इसको वापस भेज दिया, लंग्स ने ऑक्सीजन मिला के इसको वापस भेज दिया, दैट मीन्स एक बार यहाँ से खून पास हुआ हार्ट से। अब दूसरे फेज में क्या होगा, हार्ट ने ये खून उठा के, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये उठाया और किसको भेज दिया, बॉडी को भेज दिया। अब बॉडी ने इस ऑक्सीजन को यूज़ किया और दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको भेज दिया, वापस हार्ट को भेज दिया, है ना। अब एक साइकिल के दौरान हार्ट के पास खून जो है ना, ब्लड जो है ना 2 बार पहुंचता है। ये ऑक्सीजन जो है, ये सॉरी ब्लड जो है ना एक साइकिल के दौरान हार्ट से कितनी बार पास होता है, 2 बार पास होता है। वो इसी को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। उम्मीद है कि आपको डबल सर्कुलेशन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। The process by which water, minerals and food are moved from one part of plant to the another। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से मतलब ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से वाटर, मिनरल्स और फूड प्लांट के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। अब इसमें जनरली प्लांट में 3 चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है और गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक एक करके सबको समझते हैं। चलो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है। देखो सबको पता है कि रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर और मिनरल को, कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल से। अब जाइलम जो है ना, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड। जाइलम का काम क्या, देखो जाइलम जो है ना प्लांट में एक टिश्यू होता है जिसको हम जाइलम कहते हैं। अब जाइलम का काम ये होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को ऊपर ले जाएं। देखो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, अब रूट से सिटम तक और सिटम से लीव्स तक ये ले जाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। अब प्रोसेस डिपेंड्स ऑन, अब ये प्रोसेस 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है। एक होता है रूट प्रेशर, दूसरा होता है कैपिलरी एक्शन, तीसरा होता है ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर का मतलब रूट जो है ना पुश फ्रॉम रूट्स, ये मतलब ये रूट जो है ना, रूट्स ये इस पानी को मतलब ऊपर की तरफ क्या कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है, वाटर राइजेज इन द थिन ट्यूब्स, वाटर इन थिन ट्यूब्स में, जाइलम के थिन ट्यूब्स में ऊपर की तरफ जाता है। और ट्रांसपायरेशन पुल जो है ना, दिस इज द मेन फोर्स। अब वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स क्रिएट सक्शन। देखो वाटर जो लीव्स से लॉस हो जाता है उसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, सक्शन क्रिएट हो जाता है और पानी कहाँ की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। अब दूसरा यहाँ पे जो है ना, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सबको पता है कि लीवर जो है ना फोटोसिंथेसिस के जरिए से क्या बनाते हैं, गुज़ा बनाते हैं। अब फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम भी एक टिश्यू है प्लांट में। फ्लोएम एक टिश्यू मतलब एक टिश्यू है जैसे जाइलम था। अब इसका काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑल पार्ट्स, हर एक बॉडी के, ये प्लांट बॉडी के हर एक पार्ट, चाहे वो रूट हो, फ्रूट हो, स्टोरेज ऑर्गन्स हो, हर एक फूड मतलब हर एक पार्ट तक ये पहुँचाना है।
प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। और इसमें एनर्जी भी लगती है। और एक चीज़ याद रखो, अब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम में जो ये फ्लो होता है ना फूड का, ये बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। और जाइलम में ये ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, मूव मेनली बाय डिफ्यूजन। ये कैसे मूव करते हैं? डिफ्यूजन के जरिए से मूव करते हैं। ओके, अब देखो, डिफ्यूजन मतलब इट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव करेगा, मगर कहाँ से? स्टोमेटा से और लेंटिसेलस से। अब स्टोमेटा तो लीव्स में पाए जाते हैं और लेंटिसेलस स्टम में पाए जाते हैं। ओके, अब जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या डिफरेंस है? देखो, अब जाइलम जो है ना, ये इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये 4 किस्म की सेल्स का बना होता है। और ये फ्लोएम जो है ना, अब जाइलम किन किन 4? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इन 4 किस्म की सेल्स का बना होता है। और फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम भी 4 किस्म की सेल्स का बना होता है। सीव ट्यूब्स, कैंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, इन 4 किस्म की सेल्स का बना होता है। ट्राइकिड्स, अब ये ट्राइकिड्स जो है ना, ये जाइलम है। ट्राइकिड्स, जाइलम, ये वेसल्स और जाइलम फाइबर्स आर डेड। ये क्या होते हैं? डेड। वाइल जाइलम पैरेन्काइमा जो है ना, ये लिविंग सेल्स होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है? फ्लोएम में क्या होता है? साइव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग। ये क्या होती है? लिविंग। वाइल फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं? डेड होता है। अब इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। जाइलम क्या कर देता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। अब ये क्या? इट इज़ नॉट ए मैकेनिकल टिश्यू। ये कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं है। इट इज़ कंसर्नड विद द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सैप। अब जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना, और इसका काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। ओके, अब जाइलम इज जनरली लोकेटेड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द प्लांट पार्ट्स। अब देखो, जाइलम अंदर वाले साइड होता है और फ्लोएम जो है ना, बाहर वाले साइड होता है। जाइलम में जो फ्लो होता है ना, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, और फ्लोएम में जो है ना, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन कैसे होती है प्लांट्स में? ट्रांसपायरेशन होती क्या है? ट्रांसपायरेशन इज देखो, ट्रांसपायरेशन क्या होती है? एक मिनट, सॉरी, ये क्या हुआ? एक मिनट, आप देखिए, ट्रांसपायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर। ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं? लूज वाटर वेपर्स। क्या करते हैं? फ्रॉम एरियल पार्ट्स। किन पार्ट से? अपने एरियल पार्ट से प्लांट लूज करता है वाटर। कहाँ से? अपने एरियल पार्ट से। और मेनली खासकर कहाँ से? स्टोमेटा से। पानी, देखो, प्लांट के स्टोमेटा से जो पानी निकलता है ना, वेपर की फॉर्म में, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। अब इसके फंक्शंस क्या है? क्रिएट्स ट्रांसपायरेशन पूल। देखो, ट्रांसपायरेशन, देखो, ट्रांसपायरेशन की वजह से एक ट्रांसपायरेशन पूल क्रिएट होता है और पानी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ आता रहता है। अब ये दूसरी बात है, कूल्स द प्लांट लाइक स्वेटिंग। जैसे स्वेटिंग के जरिए से इंसान कूल हो जाता है ना, इसी तरह से प्लांट भी कूल होता है स्वेटिंग के जरिए से। अब सॉरी, स्वेटिंग के जरिए से नहीं, ट्रांसपायरेशन के जरिए से। उसके बाद तीसरा क्या है? प्रोवाइड्स वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। और ट्रांसपायरेशन जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोवाइड कर देता है क्या? वाटर प्लांट को। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहा है, दैट इज एक्सक्रीशन। अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है और इसके रिलेटेड सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से अच्छे से समझते हैं। अब देखो, एक्सक्रीशन क्या होता है। एवरी सेल इन आवर बॉडी परफॉर्म्स लाइफ प्रोसेसेस ड्यूरिंग दिस produces waste products such as carbon dioxide, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस साल्ट्स एंड वाटर। देखो, हमारी बॉडी की हर एक सेल काम करती रहती है और इस दौरान वो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार कर लेती है। अब ओके, इफ दीज आर नॉट रिमूव्ड दे बिकम टॉक्सिक एंड डैमेज द बॉडी। अगर इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव ना किया गया तो यह हमारे लिए जहरीले बन सकते हैं और हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। अब Hence, the process of removing harmful metabolic wastes is called excretion. अब हमारी बॉडी से जो ये वेस्ट रिमूव किए जाते हैं ना, इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब दोबारा आप समझ सकते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूविंग वेस्ट। एक्सक्रीशन का मतलब वो क्या होता है? रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। ओके, अब वेस्ट प्रोडक्ट में क्या? यूरिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक्सेस साल्ट्स होते हैं, वाटर, ये हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अब मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? दैट इज किडनी।
हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी। और जो क्या बनाने में मदद करती है? जो यूरिन, जहाँ पे यूरिन, किडनी जो है ना वो यूरिन फार्मेशन करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है और वहाँ पे यूरिन फार्मेशन होती है। इसके अलावा अदर ऑर्गन्स हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन, उसके अलावा और ऑर्गन्स ये एक्सक्रीशन में कौन कौन से ऑर्गन्स मदद करते हैं? लंग्स, स्किन और लिवर। ये भी देखो, लंग्स से स्वेट बाहर निकलता है और स्किन, लंग्स से, सॉरी लंग्स जो है ना, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलता है। और स्किन से क्या निकलता है? स्वेट बाहर निकलता है। और लिवर भी ये जैसे लिवर डिफरेंट ये हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस की ब्रेक डाउन करता है, अमोनिया की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ओके, इस तरह से लिवर भी हमें एक्सक्रीशन में मदद करता है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अब हम पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले आप पहले ये डायग्राम देखें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम आप देखो, ऊपर से ये बुलेट आता है और इस वाली इस देखो, एक बुलेट वेसल से बुलेट आता है, दूसरी से वापस जाता है किडनी में। अब बुलेट, ये किडनी इस बुलेट का क्या करती थी? साफ करके वापस भेज देती है। और ये जो यहाँ से वेस्ट निकलता है वो इन यूरिटर से नीचे आता है और यहाँ पे स्टोर रहता है। सुने, अब किडनी जो है ना, किडनी क्या काम करती है? बुलेट को साफ कर देती है। और उसके और साफ करने के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना, वो इन यूरिटर से नीचे आता है, इस यूरिटर से यहाँ से नीचे आएगा और इस यूरिनरी ब्लैडर में वो जमा रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? जमा टेम्परेरी, यहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है और फिर इस यूरिथ्रा के जरिए से वो कहाँ जाता है? बाहर जाता है। चलो अब समझते हैं एक एक करके इनको। अब देखो, सबसे पहले इसमें हमें पढ़नी है किडनी। किडनी क्या है? ये टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे हमारा बैक बोन जो है ना, उसके एक साइड एक पाया जाता है, दूसरे साइड दूसरा पाया जाता है। इसका मेन जॉब क्या होता है? फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन, ब्लड को प्यूरिफाई करना और यूरिन बनाना। अब देखो, कंटेनस एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन्स जो है ना, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ किडनी। देखो, जैसे हम कहते हैं ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह से किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा क्या होता है? दिस नेफ्रॉन। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आप देखो, दूसरी चीज़ क्या है? यूरिटर्स। यूरिटर्स जो मैंने अभी आपको बताया, ये है, दीज आर द यूरिटर्स, ये यूरिटर्स होते हैं। ओके, ये किडनीज थी, अब ये यूरिटर्स। अब इन यूरिटर्स का काम क्या होता है? चलो पहले समझते हैं। अब यूरिटर्स जो है ना, टू थिन मस्क्यूलर ट्यूब्स, ये छोटे थिन मस्क्यूलर ट्यूब्स होते हैं। आप देखो, इनका काम क्या होता है? कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिन किडनी से उठाते हैं और उनको कहाँ कहाँ पहुँचा देता है? उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये इलास्टिक होता है और मस्क्यूलर सैक होता है। इसका काम होता है यूरिन को टेम्परेरी क्या करना? स्टोर करना। इसमें स्पेंचर मसल्स पाई जाती हैं। स्पेंचर मसल्स को क्या हो, इनका काम, स्पेंचर मसल्स का काम क्या होता है? ये यूरिनेशन को कंट्रोल करती है। यूरिनेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ओके, उसके बाद यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है ना, ये भी एक ट्यूब होता है जो दैट ओपन्स आउटसाइड द बॉडी। अब इसका काम क्या होता है? रिलीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू एक्सटीरियर। अब इसका काम होता है यूरिन को बॉडी से बाहर भेज देना। ओके, अब यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन। इसके साथ ही आपका पूरा ये पहला चैप्टर जो है ना, ये कंप्लीट हो जाता है लगभग। अब देखेंगे उसके बाद क्या पढ़ना होगा। नेफ्रॉन के बाद ये लास्ट टॉपिक है। अब चलो समझते हैं नेफ्रॉन को। अब देखो, नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है ये। अब देखो इसकी मीनिंग, नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। इतना तो आपको समझ आ गया है ना? अब दूसरा क्या है? दूसरा ईच किडनी हैज़ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका फंक्शन, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है? फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। अब ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन की फॉर्मेशन करना। ओके, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कैसा होता है? ओके, अब नेफ्रॉन देखो, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नेफ्रॉन हैज़ 2 मेन पार्ट्स। नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रीनल कार्पस्यूल और दूसरा होता है बोमेन्स कैप्सूल। सॉरी, एक होता है रीनल कार्पस्यूल और दूसरा क्या होता है? देखो यहाँ पे दूसरा होता है रीनल टिब्यूल। ओके, अब देखो, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो रीनल टिब्यूल जो है ना, ये वाला एरिया है, और रीनल कैप्सूल जो है ना, ये रीनल कार्पस्यूल जो है ना, ये वाला एरिया है। अब हम इसको समझते हैं, पहले हम पढ़ेंगे। देखो, ये
इसमें क्या क्या आ जाता है, बोमेन्स कैप्सूल आ जाता है जो कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। बोमेन्स कैप्सूल ये वाला हुआ, ये जो आपको ये कप दिख रहा है ना, ये वाला एरिया यहाँ से, दिस इज़ द बोमेन्स कैप्सूल। और इसके अंदर जो ये रगें बहुत सारी कुछ आपको ये जाली जैसी दिखती है ना, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है इसको, ग्लोमेरुलस। अब देखो आप बोमेन्स देखो रीनल कार्पसूल में क्या आ जाता है, बोमेन्स कैप्सूल जो कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पाया जाता है ग्लोमेरुलस जो कि एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का इनसाइड बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। अब इसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस का काम होता है फिल्ट्रेशन ब्लड। इतना समझ आ गया होगा, मैंने आपको ये दिखा दिया, ये देख से आप सीख सकते हैं आप दिस। ये है बोमेन्स कैप्सूल, क्या है ये वाला एरिया जो है ना बोमेन्स कैप्सूल, और इसके अंदर जो ये वाले रगे हैं ना, बहुत सारी रगे, इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल क्या है, पायरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना, इसमें आ जाए, ये क्या कर लेता है, इसमें रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे ये क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी जिसको हम शॉर्ट ये क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज को, एमाइनो एसिड को, और साल्ट्स को, और वाटर को। मिसाल के तौर आप मानो फिल्ट्रेशन के दौरान अगर यहाँ ग्लूकोज चला गया होगा, या अगर यहाँ पे ग्लूकोज कहाँ गया, ये ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, साल्ट या वाटर अगर चला गया, तो ये जो है ना प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना, ये इसको रीअब्जॉर्ब करेगा। ये इसको क्या करेगा दोबारा, क्योंकि ये ग्लूकोज ये तो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं, अब इनको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली ये क्या करता है, दिस कंसनट्रेट्स यूरिन, ये यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाता है और रीअब्जॉर्ब करता है वाटर एंड साल्ट्स को। वाटर और साल्ट्स को क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, उसके बाद हेनलीज लूप ये होता है। इसके बाद क्या आ जाता है, देखिए आप, उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीसीटी। ये क्या करता है, एक्टिव सेक्रेशन ऑफ आयंस वेस्ट्स इनटू ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे इसका काम क्या होता है, देखो ये क्या मैंने आप, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अब ये क्या करता है, देखो इट एक्टिवेट इट ये क्या कर, एक्टिव सेक्रेशन ऑफ आयंस, यहाँ पे एक्टिव सेक्रेशन होती है आयंस की और वेस्ट्स की इनटू किस में, ट्यूब्यूल में, इस ट्यूब्यूल में। ओके, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। आप देखो ये जो है ना, ये पाइप आपको दिख रही है, दिस इज यूरिन कंडक्टिंग डक्ट। अब ये क्या काम करते हैं, कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन्स एंड पासेस इट टू द यूरिटर्स। ये यूरिन को कंडक्ट करती है, यूरिन को मतलब हर नेफ्रॉन से ये यूरिन को क्या कर देती है, कलेक्ट करती है और उसको कहाँ भेज देती है, यूरिटर्स के पास भेज देती है। अब ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपको याद रखना है। अब ये जो असल में ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना, ये सेक्रीशन भी करता है, रीअब्जॉर्प्शन ये सेक्रीशन करता है पोटेशियम की, हाइड्रोजन आयंस की, और मगर रीअब्जॉर्ब किस चीज़ को करता है, सोडियम को, कैल्शियम को, इन चीज़ों को ये रीअब्जॉर्ब करता है। अब आगे चलते हैं, ये तो इस डायग्राम मैंने आपको इसकी समझा दी। अब वर्किंग, ये जो है ना नेफ्रॉन, ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। सबसे पहले इसमें फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड जो है ना फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में। ओके, उसके बाद वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया एंटर्स नेफ्रॉन। ओके, देखो सबसे पहला काम इसका जो है ना फिल्ट्रेशन का होता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है।